कुछ महीनों पहले पैरासाइट पार्ट 1 में जो भयानक घटनाएं घटित हुई थी, उसके बाद पैरासाइट पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। अब शहर में हो रही मौतों का रहस्य उजागर हो चुका है। ये सब पैरासाइटों का ही काम था, जो इंसानों की तरह दिखकर उनके बीच छुपे हुए थे। इन खूंखार पैरासाइट से लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस एक अनोखा कदम उठाती है। वो जेल से एक खतरनाक सीरियल किलर उर्गामी को बाहर निकालते हैं। उर्गामी की एक अनोखी शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान में छिपे पैरासाइट को पहचान सकता था। एक एक करके पुलिस उन सभी सस्पेक्ट को उर्गामी के सामने लाती है जिन पर उन्हें शक था। उर्गामी अपनी तेज नजरों से उनका जांच करता है और फिर फैसला सुनाता है, जैसे ये पैरासाइट नहीं है, ये भी नहीं, या फिर ये भी नहीं। लेकिन अब बारी सीची की आने वाली थी और अब उर्गामी का रियल टेस्ट होने वाला था। जब सीची को उर्गामी के सामने लाया गया तो उर्गामी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने सीची को भी एक नॉर्मल इंसान ही बता दिया। क्योंकि पैरासाइट पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी सिर्फ सीची के हाथ पर ही कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि सीची अभी भी एक इंसान ही था, जिस वजह से उर्गामी उसे पहचान नहीं पाया। घर वापस आते वक्त मिगी सीची को बताता है कि आसपास एक और पैरासाइट है। इस बात को जानकर सीची उसे ढूंढने निकल जाता है। वो एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहां एक पैरासाइट एक इंसान को मार रहा था। वो पैरासाइट सीची को देखकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिगी की मदद से सीची उस पैरासाइट को मार डालता है। दोस्तों, सीची उस पैरासाइट को इसलिए मारता है क्योंकि पैरासाइट पार्ट 1 में सीची ने कसम खाई थी कि जो भी पैरासाइट इंसानों को खाते हैं वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर एक एक करके मार डालेगा। दोस्तों, इसलिए इस पार्ट में सीची और मिगी की लड़ाई पैरासाइट के खिलाफ शुरू हो चुकी है, लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। अब हम देखते हैं कि सीची का पीछा करते हुए एक आदमी छुपकर देख रहा है। ये रिपोर्टर था जिसे हमने पैरासाइट पार्ट 1 में सीची की तस्वीर लेते हुए देखा था। इसका नाम शिरो है। इसके बाद हम मेयर को देखते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद पूरे शहर में पैरासाइट का हब बना देता है। वो यहाँ चुपचाप अपना एक नेटवर्क चला रहा था जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। यहाँ हम तामिया को भी देखते हैं, जो पार्ट 1 में एक पैरासाइट से प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसने एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया था। मेयर तामिया से कहता है कि सीची बाकी पैरासाइट को मार रहा है और उसे ऐसा करने से रोकना होगा। उन्हें सीची को अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन तामिया उससे इनकार कर देती है क्योंकि सीची और मिगी दोनों एक दूसरे से बहुत ही अनोखे तरीके से जुड़े हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान के शरीर में अपने दिमाग के साथ पैरासाइट की शक्तियां भी आ गई थी। इसलिए तामिया सीची को स्टडी करना चाहती थी। वो मानती थी कि ये चीज पैरासाइट के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। तामिया जानती थी कि अगर कोई पैरासाइट सीची के आसपास गया तो मिगी के सेंसेस से सीची को पता चल जाएगा कि उसके पास कोई पैरासाइट है। इसलिए उसने शिरो नाम के उस रिपोर्टर को सीची पर नजर रखने के लिए कहा था। हालांकि शिरो को ये नहीं पता था कि वो एक पैरासाइट के लिए काम कर रहा है, बल्कि वो तो तामिया को एक नॉर्मल इंसान समझता था। एक दिन शिरो तामिया से कहता है कि उन्हें ये बात सबको बता देनी चाहिए कि सीची एक पैरासाइट है, लेकिन तामिया उससे भी इनकार कर देती है और कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारे जान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त सीची को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वो शिरो को पकड़ लेता है। यहाँ सीची शिरो को अपनी पूरी कहानी बताता है। शिरो कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देनी चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन सीची को किसी पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसकी माँ को भी एक पुलिस वाले ने ही मारा था। यहाँ बातों ही बातों में सीची को ये पता चलता है कि शिरो को तामिया ने ही जासूसी करने के लिए कहा था। अब सीची थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि पार्ट 1 से लेकर अब तक हमने कभी भी तामिया को सीची को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा था। सीची तामिया से मिलने जाता है और उससे कहता है कि सब मामलों में इंसान को शामिल नहीं करना चाहिए। तामिया भी उससे कहती है कि तुम भी अपने बदले के लिए पैरासाइट्स को मारना बंद क्यों नहीं कर देते। तामिया कहती है कि ये पैरासाइट्स अभी भी इंसानों को खाना सीख रहे हैं। बाद में मैं इन पैरासाइट्स को ट्रेन करके दूसरी चीजें खाना सिखा दूंगी और फिर वो इंसानों को खाना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि सीची ने तामिया की बात को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। वो ये सबूत लेकर शिरो को देता है और कहता है कि तामिया ही पैरासाइट की लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। जैसे ही तुम उसका काम पूरा कर दोगे वो तुम्हें भी मार डालेगी, इसीलिए शहर छोड़कर तुम किसी और जगह पर चले जाओ। लेकिन शिरो तामिया को पसंद करने लगा था और उसके लिए इन सभी बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि तामिया भी एक पैरासाइट है। सीची के मना करने के बाद भी शिरो अगले दिन मेयर का इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में चला जाता है। इंटरव्यू के बाद वो वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर छुपा देता है, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्डर मेयर को मिल जाता है। शिरो इन सबको एक्सपोज ना कर दे, इसलिए मेयर एक पैरासाइट को शिरो को मारने के लिए भेजता है। वो पैरासाइट शिरो को मारने के लिए उसके घर पर जाता है। उस समय शिरो घर पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी जरूर थी। वो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार डालता है। ये बात जानकर शिरो गुस्से से भर जाता है और सीची से मिलने जाता है। दूसरी तरफ सीची को मिगी के जरिए पता चलता है कि 5 पैरासाइट्स उन्हें मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों कि उन्हें सिर्फ एक ही पैरासाइट दिखाई दे रहा था।
इसका मतलब ये था कि एक ही होस्ट में यानी कि सिर्फ एक ही इंसान में 5 पैरासाइट्स मौजूद थे, यानी कि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी था। और इन 5 पैरासाइट्स को कोई गोटो नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। अब क्योंकि वो पैरासाइट कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मिगी सिची को भागने के लिए कहता है और यहाँ पर ये दोनों अपनी स्पीड और अपने कोऑर्डिनेशन का यूज करके उस पैरासाइट का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अगर होस्ट को यानी कि जिस इंसान के शरीर में पैरासाइट है उस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए तो पैरासाइट्स मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होता है। वो पैरासाइट नीचे वाले पैरासाइट को अपने दाहिने हाथ में बुला लेता है और जिस परजीवी ने उस आदमी के सिर पर नियंत्रित किया था उसका नाम था गोटो। आपको याद होगा दोस्तों, पार्ट 1 के अंत में हमने एक खतरनाक पैरासाइट को देखा था जिसका नाम था गोटो, और यही वो पैरासाइट था जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक था। फिर किसी तरह से सिची वहाँ से अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम तामिया को देखते हैं जो मेयर को डांट रही होती है क्योंकि उसके बार बार मना करने के बाद भी मेयर सिची और शिरो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मेयर कहता है कि उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हटाना होगा। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि तामिया अब इंसानों की साइड ज्यादा लेने लगी थी क्योंकि माँ बनने के बाद उसके अंदर इंसानी भावनाएं बढ़ गई थी। वो अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन बाकी पैरासाइट्स नहीं बदले थे। इसलिए ये बात मेयर को पसंद नहीं आती और वो अपने खास 3 पैरासाइट्स को तामिया को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तामिया इन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो अकेले ही इन तीनों पैरासाइट्स को मार डालती है। इसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो उस घर पर उसका बच्चा नहीं होता क्योंकि किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसमें तामिया को ये पता चलता है कि ये काम शिरो ने किया है और वो उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। तामिया सिची के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ पर शिरो उसके बच्चे को मारकर अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। सिची शिरो को समझाने की कोशिश करता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल इंसान है और तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन शिरो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को शिरो की फाइल से ये पता चलता है कि मेयर ने ही पैरासाइट्स को सिटी हॉल में छुपा रखा था। इसलिए पुलिस वहां पर अपनी स्पेशल फोर्स के साथ पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर पुलिस अधिकारी एक एक करके वहां के एम्प्लॉयज को बाहर निकालते हैं और उन लोगों में छिपे हुए पैरासाइट्स को पहचानते हैं। जिन लोगों के अंदर पैरासाइट्स होते हैं उन्हें पुलिस गोली मारकर वहीं मार डालती है। वो लोग अपने साथ उर्गामी को भी लेकर आए थे ताकि वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसकर पैरासाइट्स को पहचान कर उन्हें मार सके। सभी पैरासाइट्स को मारने के बाद स्पेशल फोर्स मेयर के पास पहुंचती है जहां पर मेयर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम पैरासाइट्स को मारने आए हो ना, लेकिन असलियत तो ये है कि इंसान ही असली पैरासाइट्स हैं जो हमेशा से ही अपनी प्रजाति के विकास के लिए दूसरी प्रजाति को खत्म कर देता है, जैसे प्रदूषण फैलाकर, पेड़ काटकर, जानवरों को मारकर इंसानी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहा है और तुम हमें पैरासाइट्स बुलाते हो। यहाँ पर स्पेशल फोर्स मेयर को गोलियों से छन्नी करके मार डालते हैं। मेयर की बात सही थी या गलत आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके बाद स्पेशल फोर्स को पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था, बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान ही था जो इंसानों के विरुद्ध जाकर पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए उनका साथ दे रहा था। ये सब देखकर उर्गामी हंसने लगता है क्योंकि उन लोगों ने एक पैरासाइट की जगह एक इंसान को मार दिया था, लेकिन जल्दी उसकी यह हंसी डर में बदल जाने वाली थी क्योंकि उन लोगों के पास अब गोटो आ गया था जो काफी गुस्से में लग रहा था और वो काफी खुखार और ताकतवर भी था क्योंकि उसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। स्पेशल फोर्स उसके ऊपर गोलियां चलाती है लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। शिरो उनकी बात नहीं मानता और बच्चे को फेंकने जाता है। तभी तामिया अपने असली रूप में आकर उसे मार डालती है और पैरासाइट बनकर वो अपने बच्चे को भी बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि तामिया एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर मौजूद पुलिस उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। यहाँ पर तामिया समझ जाती है कि अब उसका अंत आ चुका है और वह अपने बच्चे को सिची को सौंपने के लिए आगे बढ़ती है। पुलिस यहाँ पर चेतावनी देती है और आगे बढ़ने से मना करते हैं, लेकिन तामिया उनकी बात नहीं सुनती। इसलिए मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है। यहाँ पर तामिया खुद को बचाने की जगह अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है। वो सिची से कहती है कि माँ बनने के बाद मुझे पता चला है कि असलियत में इंसान बनना क्या होता है। इंसानियत का मतलब ये है कि खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करना। ये कहकर वो अपने बच्चे को सिची को सौंप देती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तामिया को मरा हुआ देखकर सिची को अपनी माँ की याद आती है और वो रोने लगता है। वो सातोमी से कहता है कि बहुत दिनों बाद उसे रोना आ रहा है और वापस से उसके अंदर पहले जैसे इमोशंस आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस सिची को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट ने पूरी स्पेशल फोर्स को ही खत्म कर दिया है। ये सुनकर सिची भी पुलिस वालों के साथ सिटी हॉल में पहुंचता है और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये काम तो गोटो का है। गोटो सिची को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन सिची यहाँ पर एक कार की मदद से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। किसी तरह वो इस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन गोटो से बचने के लिए वो जंगल में भाग जाता है। यहाँ पर मिगी उससे कहता है
कि जब तक वो उसके शरीर में है गोटो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। अगर वो अलग हो जाए तो गोटो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जब गोटो वहाँ पर पहुँचता है तो मिगी और सीची दोनों मिलकर दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गोटो उनकी हर वार से बच जाता है। मिगी सीची के शरीर से अलग होकर अकेले ही गोटो से लड़ने लगता है और सीची को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सीची को बचाने के लिए मिगी लड़ते लड़ते खुद अपनी जान गंवा देता है। मिगी की मौत पर सीची एकदम से टूट जाता है और भागकर सातोमी के पास जाता है, जहाँ सातोमी उसे संभालती है। अगली सुबह सीची को पता चलता है कि मिगी का कुछ हिस्सा अभी भी उसके शरीर में ही है और वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि मिगी ने अपने एक हिस्से को उसके दिल को ठीक करने के लिए उसके अंदर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सीची का शरीर बच गया था। उसके शरीर में अभी भी मिगी के सेल्स मौजूद थे। अब क्योंकि मिगी उसके शरीर में था तो गोटो उसे ढूंढ सकता था, इसलिए सीची सातोमी से दूर चला जाता है ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए। वो गोटो को अपने पीछे लगाकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले आता है जहाँ पर परमाणु कचरे का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। वहाँ पहुंचकर दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में अचानक सीची उसके पेट में एक रॉड घुसा देता है, लेकिन गोटो को कुछ भी नहीं होता। वो सीची से कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें मारकर पूरी इंसानियत को ही खत्म कर दूंगा, जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट्स ही इस धरती पर रहेंगे। फिर वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, मगर तभी मिगी सीची के हाथ में वापस आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद एकदम से गोटो दर्द में तड़पने लगता है। मिगी सीची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने उस पर हमला किया है वह रेडियो एक्टिव रॉड थी, जिसकी वजह से बाकी पैरासाइट्स उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गोटो एक भद्दे से मॉन्स्टर में बदल जाता है और बाकी पैरासाइट्स उसे छोड़कर भाग जाते हैं और सिर्फ गोटो का हिस्सा बचता है, जो फिर से बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर सीची उसे मारने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सातोमी को देखने के बाद उसे ये एहसास होता है कि अगर उसने अभी भी गोटो को छोड़ दिया तो बाद में फिर से ये सबके लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो उसे उठाकर आग में फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ दिनों का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिगी सीची से कहता है कि अब सारे पैरासाइट्स मर चुके हैं तो मुझे हाइबरनेशन पीरियड में चला जाना चाहिए, यानी कि मिगी अब हमेशा के लिए सीची से दूर जाने को कहता है। ये बात सुनकर सीची एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि सीची मिगी को खुद के शरीर से अलग नहीं करना चाहता था। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मगर मिगी इतना कहकर उसके हाथ से गायब हो जाता है, इसलिए शिंची एकदम से दुखी हो जाता है। अब हम कुछ महीनों का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीची सातोमी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन ये दोनों तामिया के बच्चे से मिलने जाते हैं, तभी यहाँ पर वो सीरियल किलर उर्गामी सातोमी को उठाकर बिल्डिंग की छत पर ले आता है और सीची से सवाल पूछता है कि क्या तुम इंसानों को एक असली पैरासाइट्स मानते हो जो सबसे छल करते हैं और सबको धोखा देते हैं। यहाँ पर सातोमी उससे कहती है कि तुम जैसे लोग ही पैरासाइट हो, मुझे तुम पर तरस आता है। इस बात से उर्गामी को गुस्सा आता है और वो सातोमी को छत से नीचे फेंक देता है। यहाँ पर सीची उसे बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसे बचाने में मिगी ने ही उसकी मदद की थी और यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी के एंड सीन में हमें पता चलता है कि मिगी अभी भी सीची की मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।